अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ अरमला हसन। मैं हूँ इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आपका दिन कल अच्छा गुजरा है और आज अच्छा गुजरे, आपको वेलकम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। कल का दिन बहुत सारे लोगों का बहुत अच्छा गुजरा है, हमें मालूम है कुछ का नहीं गुजरा। उनका अच्छा गुजरा जो कि कल फुटबॉल के अंदर फ्रांस को सपोर्ट कर रहे थे, और उनका अच्छा नहीं गुजरा और वो मेजॉरिटी में है पाकिस्तान में, जो कि मराकेश को सपोर्ट कर रहे थे। कल फीफा वर्ल्ड कप 2022 का दूसरा सेमीफाइनल फ्रांस और मराकेश के दरमियान खेला गया और फ्रांस 2-0 से मराकेश को हरा कर इस इवेंट के, इस ग्रैंड इवेंट के ग्रैंड फाइनल के अंदर पहुंच गया। फ्रांस की टीम ने 5वें मिनट में ही अपनी बर्तरी हासिल कर ली थी और 79वें मिनट में कोलुवानी ने गोल करके फ्रांस की जो बर्तरी है उसको 2-0 कर दिया। दूसरी जाने मराकेश ने आखिरी चंद मिनट्स में और उससे पहले भी एग्रेसिव खेल पेश किया, कोशिश पूरी की, लेकिन नहीं कर सके, लेकिन नाकाम हो गए। सेमीफाइनल देखने के लिए फ्रांसीसी सदर भी मैदान में मौजूद थे, जबकि फतह पर पेरिस समेत फ्रांस भर में जश्न बहुत जोशो खरोश से मनाया गया, क्योंकि फ्रांस चौथी बार फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच चुकी है। 1998 में और 2018 में वर्ल्ड कप का जो टाइटल है अपने नाम कर चुका है फ्रांस। और इससे पहले अगर हम बात करें, फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल इतवार को होगा और दिफाई चैंपियन फ्रांस और अर्जेंटाइन के दरमियान ये मुकाबला होगा। और सेमीफाइनल में शिकस्त के बावजूद जो मोरक्कन खिलाड़ी थे उन्होंने सजदा किया, उन्होंने सेलिब्रेट किया। नो डाउट मोरक्को के लिए एक बड़ी अच्छी अचीवमेंट थी इटसेल्फ कि वो सेमीफाइनल के अंदर पहुंचे। कोई बात नहीं, फाइनल में नहीं पहुंचे, बट दे प्लेड रियली वेल। और मुझे उनका ये जेस्चर इतना अच्छा लगा कि उन्होंने हार के बावजूद सजदा किया। ये ईमान का भी आपके हिस्सा है कि कोई चीज़ आपको मिल जाए या ना मिले, सूरतों में जो रब की हुजूर शुक्र है वो बजा लाना है, क्योंकि आपके साथ जो हुआ या जो नहीं हुआ वही आपके हक में बेहतर था। एंड इट वाज ब्यूटीफुल। आई थिंक दे डिड देयर बेस्ट। एंड जब वो नहीं जीते तो उन्होंने उसके बावजूद भी एक सजदा शुक्र अदा किया कि हम कम से कम यहाँ तक पहुँचे, 32 टीम्स में से टॉप 4 टीम्स के अंदर आए। और अब जब थर्ड पोजीशन के लिए एक मैच क्रोएशिया और मोरक्को के दरमियान होना है, जो तीसरी पोजीशन के लिए होगा, तो वी लुक फॉरवर्ड के कम से कम जो मराकेश है वो तीसरे नंबर पे आए, बिकॉज दे डिजर्व द काइंड ऑफ गेम दे हैव शोन। दूसरी जानिब अरमला हसन, बहुत अरसे के बाद आपके लिए एक अच्छी खबर लेकर आ रही हैं आज, और वो खबर की पुरजोर फरमाइश पेट्रोल के हवाले से है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 30 रुपए कमी का इम्कान, ऐलान नहीं है, इम्कान है। आप ऐलान कर भी नहीं सकती, आप सागदार थोड़ी। तो मैं बता रही हूँ ना कि ऐलान किया है उन्होंने, इम्कान जाहिर किया। आलमी मंडी में पेट्रोलियम, अच्छा वैसे इस खबर को आप ऐसे ही पढ़ सकती है, पेट्रोलियम प्राइसेस में 30 रुपए कमी की ख्वाहिश भी आप कहते हैं। ये छोटी छोटी ख्वाहिशात है हमारी, जब आपको बहुत छोटी सी हैं, लेकिन स्टिल जी कीमतों में मुसलसल कमी के बाद हुकूमत का आवाम को रिलीफ देने पर गौर आया है। वजीर खजाना ने हतमी फैसला वजीर आजम की मशावरत से करने का ऐलान किया है। नई कीमतों का ऐलान आज किया जाएगा। वैसे 30 रुपए कमी का ऐलान है, इम्कान है, ऐलान नहीं है। मैं फिर कंफ्यूज हो गई, मेरे गले पड़ जाए सब। अच्छा जी, नहीं बस अब इम्कान है, देखें इम्कान अच्छा होता है कि नहीं होता है, पता चलेगा। ठीक है। दूसरी जानिब कराची वालों के लिए भी कुछ अच्छी खबरें आ रही है, इस पे भी हम बात करेंगे। आगे बढ़ते हुए भी छुट्टियां हो गई हैं मुख्तलिफ स्कूल्स में, छुट्टियां हुई नहीं है, मतलब फ्राइडे टू संडे ऐलान किया है, फ्राइडे टू संडे, तो छुट्टियां होती हैं भाई, जितने भी हो। खैर, एक तो ये कि आपको बताएं कि जो लाहौर की जो मार्केट्स और रेस्टोरेंट्स हैं, इसको रात 10 बजे बंद करने का हुक्म दिया गया है और इतवार को बाजार खुले रखने की इजाज़त भी दे दी है लाहौर हाई कोर्ट ने। स्मोक के तदारुक पर यह एक फैसला है जो कि सामने आया है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अहकाम पर अमल दरामद के बायस स्मोक में कमी आई है। जुम्मे के रोज़ बंद ना होने वाले स्कूल्स को सील करने का भी हुक्म दिया है, जबकि जुम्मा, हफ्ता और इतवार को रेस्टोरेंट्स रात 11 बजे तक खुले रहेंगे। ठीक है, लाहौर में तो लाजमी है, लाहौर में लाजमी, वैसे जरूरत भी बहुत ज्यादा है क्योंकि स्मॉग वाकई बहुत ज्यादा है। स्कूल्स के अंदर भी बच्चों का लॉन्ग वीकेंड होने वाला है, लेकिन ये उनकी सेफ्टी, लॉन्ग मार्च होने वाला है। लॉन्ग वीकेंड जिंदगी में लॉन्ग मार्च ही नहीं है सब। चले जी, अल्लाह करे कि ये स्मॉग हटे। और नो डाउट छुट्टियों में बच्चे तो खुश हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पढ़ाई का हर्ज तो है और मार्केट्स वगैरह में लोगों को भी, ताजरों को भी नुकसान है। इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट तो आता है हर तरह से। ऑलरेडी इकोनॉमी इतना सफ़र कर रही है, बट स्टिल जी अल्लाह करे कि स्मॉग वाला मामला जल्दी सॉर्ट हो और ये जो छुट्टियों का ऐलान और मार्केट्स को जल्दी बंद करने का अच्छा फैसला है हुकूमत का। जल्दी होना चाहिए, तो मुझे लगता है 10 बजे भी लेट है, जल्दी होना चाहिए। खैर, पाकिस्तान बमुकाबला इंग्लैंड तीसरा टेस्ट आपको मालूम है हफ्ते से शुरू होगा। सीरीज का फैसला पहले ही हो गया है। दोनों टीम्स कराची पहुंच गई हैं। एयरपोर्ट पर दोनों टीम्स का शानदार इस्तकबाल भी किया गया, मनाजिर भी आप देख रहे हैं। सख्त हिफाजती हिसार के अंदर जो टीम्स हैं उनको होटल्स तक लाया गया है। आज से दोनों टीम्स नेशनल स्टेडियम कराची में अपने प्रैक्टिस का आगाज़ करेंगी और देखते हैं कि इस मैच के अंदर क्या
गुल खिलते हैं पाकिस्तान की टीम कैसा यार ऐसे कहते हैं आप किसी को परफॉर्म गुल करती है खेलते? भाई, बहुत ही बुरे Very हम bad. खेले हैं ना, मतलब मुसलसल हम 2 टेस्ट मैचेस हार कोई गए, बात पहले टेस्ट से कुछ नहीं सीखा, पिंडी में इतनी बुरी पिच बनाई कि वो उसको चांसेस पैदा हो गए कहीं आईसीसी बैन ही ना कर दे 1 साल के लिए। हाँ, तो वो कराक्रम हाईवे बना दी हमने। खैर इस पे भी हम इन डिटेल्स बात करेंगे कि क्रिकेट में क्या हो रहा है, लेकिन एक चीज़ जो कि पाकिस्तान में हतमी है, जो कि बहुत ज़रूरी भी है आपके देखने के लिए, हमारी तरफ से दिखाने के लिए, दैट इज पॉलिटिक्स। बात करते हैं मुल्क की सियासत में क्या हो रहा है, और साथ साथ इकोनॉमी पे भी आज की बड़ी खबर। जनाब, सियासत में हालात एज यूजुअल कुछ अच्छे नहीं हैं, अच्छे होने की जानिब गए ही नहीं हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है, अब एक बार फिर ऐसा लगता है मुझे कहने दीजिए कि मुल्क की सियासत हतमी मरहले में दाखिल हो गई है। इमरान खान ने हतमी मुशावरत के बाद 17 दिसंबर को इसम्बलियत तोड़ने की तारीख देने का ऐलान किया है। ये जो अभी फिर एक तारीख पे तारीख देने का ऐलान किया, लेकिन जरा ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान 23 दिसंबर को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियां तोड़ देंगे। इमरान खान के फैसले से कई माह से जो सियासी बहरान है जो जारी है, जिस पे खुद इमरान खान कहते हैं कि इसका बराह रास्त असर मईशत पे हो रहा है, वो मजीद संगीन होने जा रहा है। ये अच्छी खबर नहीं है मईशत के लिए और मुल्क के लिए। दूसरी जानिब जो मुआशी बहरान है उसके खतरात बढ़ रहे हैं, डिफ़ॉल्ट होने के खतरात बढ़ रहे हैं। जो मुआशी आशारिये हैं वो मुसलसल ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में एवरीथिंग इज़ नॉट गुड, ऑल इज़ नॉट वेल। एक जानिब इसहाक डार साहब हैं, वो तसल्ली देते नजर आते हैं कि वो 33 बिलियन अरेंज करेंगे। एक जानिब मिस्टर इस्माइल हैं जो कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। इन दोनों जो वज़राए ख़जाना है, जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, इनकी स्टेटमेंट्स मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ आती नहीं हैं। हम ज़रा आपको सुनाना चाहते हैं, कंपैरिजन रखना है। पहले इसहाक डार साहब को सुनते हैं, फिर मिफ्ता साहब को कि वो क्या कह रहे हैं, और देन इस पर मजीद हम एक्सपर्ट ओपिनियन भी लेते हैं। सुनिए ज़रा क्या कह रहे हैं। जी सुना आपने मिफ्ता इस्माइल साहब ने क्या कहा और इसहाक डार साहब ने कहा। हुकूमती वज़रा की लड़ाई तो अपनी जगह, लेकिन इत्तेहादी हुकूमत की अगर 8 माह की मौशी कारकर्दगी भी देखी जाए तो आदादो शुमार कुछ अच्छे मंजर पेश नहीं कर रहे। ये वो तजुर्बाकार हुकूमत है जिसने मईशत और महंगाई के लिए एक नहीं दो लॉन्ग मार्च की हैं, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान खित्ते में महंगाई के लिहाज से श्रीलंका के बाद दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। बड़े शहरों में आटे की कीमतें 130 रुपए फी किलो तक पहुंच गई हैं। आवाम के लिए एक वक्त की रोटी तो मुश्किल है ही, लेकिन सब्जियां, फल, सब की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। डॉलर 224 रुपए तक पहुंच गया है। ओपन मार्केट में भी दस्तयाब नहीं है, 240 रुपए में भी दस्तयाब नहीं है। ज़र मुबादला के ज़खायर की बात की जाए तो 4 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच चुके हैं, 7 अरब डॉलर तक आ गए हैं। डॉलर की कमी से एलसीज बंद कर दी गई हैं, सब्जियां ट्रेनर्स फंसे हुए हैं, अद्वियात की बहरान सर पर है, बिजली महंगी है, इसके बावजूद जो कर्जा है वो मुसलसल बढ़ रहा है, गैस का बहरान भी जारी है, गैस की बंदिश से सनतें और कारखाने बंद है। ओवरऑल ऊपर से जो कमी है वो सैलाब से जो हमारा ज़राई शोबा है वो तबाह हो चुका है। पेट्रोल की कीमत हमने आपको पहले भी बताई। तो ओवरऑल कुछ इकोनॉमी अच्छी सूरत हाल पेश नहीं कर रही, लेकिन कुछ कहते हैं कि बिल्कुल ठीक है और कुछ कहते हैं कि अभी पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के खुदा न खास्ता करीब है। खैर अब इस पे हम बगैर कोई राय दिए, क्योंकि दोनों फाइनेंस मिनिस्टर्स की बात हमने आपको सुनाई, हम एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन ले लेते हैं। वी हैव 2 ब्रेन्स विद अस जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को समझते हैं। डॉक्टर शुमाइल दाऊद हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वो माहिर मईशत भी हैं और इस मामले को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। उनसे हम बात कर लेते हैं। डॉक्टर खाकान नजीब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि माहिर मईशत हैं और आप इनके तज्ज़िये हमारे शो में भी और डिफरेंट शोज़ में सुनते हैं। आप दोनों साहिबान को सुबह खैर और बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर खाकान, स्टार्टिंग विद यू, आपने दोनों फाइनेंस मिनिस्टर्स की बातें सुनी। मेरा यहाँ पे पॉइंट ये है कि एक तो ये कि हम मिफ्ता साहब की बात को भी झुटला इसलिए नहीं सकते, एक तो वो मईशत पढ़े हुए हैं, एक मईशत को समझते हैं और ख़ुद फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं। लेकिन जो चीज़ यहाँ पे समझ नहीं आ रही वो ऐसी स्टेटमेंट्स की समझ नहीं आ रही जो कि अगर एक फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से आएंगी तो वो जैसे कहते हैं ना इकोनॉमिक सिग्नलिंग, वो पॉजिटिव नहीं होती है और उसका मार्केट पे एक इम्पैक्ट आता है। तो व्हाई यू थिंक दिस इज इंपॉर्टेंट बिटवीन 2 फाइनेंस मिनिस्टर्स कि वो इस तरह की डिबेट में पड़ें और फिर जो आशारिये हैं वो तो मिफ्ता साहब की बात की तस्दीक करते हैं, लेकिन अगर हम पॉलिटिकल एंगल देखें या तारीख देखें, माजी देखें, तो इसहाक डार साहब की बात को भी जुटलाया नहीं जा सकता कि वो कहते हैं कि नहीं, हो नहीं सकता कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करे। क्या टेक है आपका इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इट्स ऑलवेज माय प्लेजर टू बी विद यू गाइस। देखिए, एक तो आपने बहुत अच्छी बात की, मैं उसको जरूर रिपीट करूंगा कि मोरक्को ने सजदा किया, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत से दोस्त मुझे पूछते हैं कि हाउ डू यू स्टे हैप्पी इन लाइफ वेयर एवर यू आर। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आई काउंट माई ब्लेसिंग्स
एंड देन आई लुक एट सम पीपल एंड से कि अल्लाह ने उनको कितनी मुश्किल में रखा हुआ है और मुझे कितना दिया हुआ है। तो अगर हम दिन का आगाज हमेशा ऐसे करें तो मेरा तो दिन बहुत अच्छा गुजरता है। सो आई एम रियली हैप्पी कि आपने इससे बात को शुरू किया। अब आप देखें, सो द ट्रूथ इज ऑलवेज समवेयर इन द मिडल, राइट? और उसको हमें हमेशा सच को ढूंढना पड़ता है। सच ये है कि पाकिस्तान एक सीवियर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स चैलेंज में है। इसका मतलब ये है कि ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं आज से 12 माह पहले, एग्जैक्टली 12 माह पहले 17.6 अरब डॉलर पे थे। 11 अरब डॉलर जो है वो निकल गए हैं। सो आसान लफ्जों में यह है कि अगर आपकी वेल्थ जो है अर्मिला, अगर इमरान आपकी वेल्थ 11 अरब डॉलर कम हो जाए तो देयर इज समथिंग फंडामेंटली गोइंग रॉन्ग विद यू, राइट? और वो ये है कि आपके पास डॉलर कम है, इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट और रेमिटेंस मिला के पैसे पूरे नहीं हो रहे, और ये चलता चला जा रहा है। करंट अकाउंट का खसारा बहुत बड़ा हुआ था 12 महीने में, कुछ कम हुआ है, पर एक और खसारा खड़ा हो गया और वो है हमारे फाइनेंशियल अकाउंट का। कल जो हमारी रेमिटेंस आई है वो 2.1 अरब डॉलर है नवंबर में। ये 5% कम है अक्टूबर से, 10% कम है पिछले नवंबर से। सो एक तो बात क्लियर हो गई कि इनफ्लो ऑफ डॉलर्स टूट गया है, जिसकी वजह से ये मसला है। इसको हल करने का डॉक्टर जो है वो एक ही है। ये तकरीबन, आई मीन आई डोंट वांट टू से दिस, बट ये आईसीयू वाली पोजीशन है और आईसीयू का डॉक्टर है आईएमएफ। तो आईएमएफ के पास ना होना डिफॉल्ट की तरफ ले जाता है, आईएमएफ के साथ चलना डिफॉल्ट से बचाए रखता है और इमिनेंट थ्रेट नहीं रहता। दिस इज द क्रक्स ऑफ द इशू। चूंकि 5 नवंबर को हमने फंड का प्रोग्राम 9th रिव्यू, उनके हर 3 महीने बाद जो है वो रिव्यूज होते हैं, 12 रिव्यूज से प्रोग्राम कंप्लीट होता है। और यही टीम थी, यही वजीर खजाना थे। 2016 का एक ही प्रोग्राम कंप्लीट हुआ है और वो PMLN ने ही किया था। ये प्रोग्राम उनके साथ मैंने एंकर किया था, बैठ के हम दुबई में ये डिस्कस करते थे। उस वक्त टीम पाकिस्तान नहीं आती थी और तब बिल्कुल माइंड क्लियर था। मेरा आज भी माइंड क्लियर है। अगर डिफॉल्ट और हमें इसमें से गुजारने में कोई चीज खड़ी है तो वो याद रखिए IMF है। इसलिए कि IMF के बगैर ये तो 32 अरब डॉलर आपने ठीक फिक्र रखा जमा करने मुश्किल। तो लेट्स आर बेस केस सिनारियो इज कि चलें 10 नवंबर को हम नहीं कर सके। उसकी कुछ वजह यह है कि एक कुछ सारी कौम को ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें ये फ्लड्स और इस तरह की जो सिचुएशन है हाँ इनसे बचा के। इसने हमें डिस्टर्ब जरूर कर दिया है, फंड के साथ भी डिस्टर्ब कर दिया है, बट दूसरी टीम को कॉम्पिटेंस दिखानी चाहिए, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। टीम से मेरा मतलब पूरी इकोनॉमिक टीम है और उसमें मैं एग्जीक्यूटिव डालता हूँ, एनर्जी, प्राइवेटाइजेशन, सबको, और फंड के साथ अपना तय करना चाहिए। क्योंकि फंड जो है बड़ा टेक्निकल होता है, वो बड़ा नंबर्स पे बेस्ड होता है, तो वो आपसे नंबर्स मांग रहा है। अब नंबर्स देखें, आई मीन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, डेवलपिंग वर्ल्ड में ऑब्वियसली वो कॉम्पिटेंस नहीं है जहां वो 11-12 PhDs ले आते हैं जिनका काम ही बैठ के फिजिकल अकाउंट, मैक्रो अकाउंट, मॉनेटरी साइड उनको देखना है। तो उसको तय कीजिए और जनवरी में लेट्स होप कि ये कर ले। इसके साथ साथ थोड़ी सी तकवीत ये मिलती है कि हमारी एक जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, हमारी दोस्तियां हैं दुनिया से। आई मीन इसमें तो कोई शक नहीं है कि सऊदी अरेबिया हमारा क्लोज दोस्त है, चाइना हमारा क्लोज दोस्त है, UAE से हमारे अच्छे मरासम है, कतर से हमारे अच्छे मरासम है। तो इसमें कोई, एंड दे हैव कम टू सपोर्ट, सो देयर इज सम डिस्कशन गोइंग ऑन, बट इसको इतना ही सीरियसली लेना चाहिए जब पैसे आ जाएं। दोस्त आपकी मदद जरूर करते हैं, बट देयर इज अ सर्टेन पाकिस्तान का एक क्रंच है डॉलर लिक्विडिटी का, और सब ये कह रहे हैं कि इस क्रंच को दूर करने के लिए आप अपना काम कीजिए, और अपना काम IMF है। IMF हो जाता है, इमिनेंट थ्रेट डिफॉल्ट नहीं है। अगर अभी IMF के पास जाना, डॉक्टर खाकान, हमारे पास सेफेस्ट ऑप्शन है, जो बात हमने अभी तक समझी है। अब डॉक्टर खाकान आप हमारे साथ मौजूद ही हैं, डॉक्टर शुमाइल की जानिब आते हैं। दूसरी जानिब डॉक्टर शुमाइल, ऑब्वियसली जिस तरह डॉक्टर खाकान ने बड़े बेहतर अंदाज में कहा कि मुल्क की जो सिचुएशन है इकोनॉमी की इस वक्त एक ICU में है, और जो हमारे साबिक वजीर ख़जाना है या जो मौजूदा है, इनकी स्टेटमेंट्स आपस में थोड़ा क्लैश भी कर रही हैं, जिसकी वजह से एक बड़ी डाउटफुल सी सिचुएशन है। आप जिस तरह से डॉक्टर खाकान ने एक पिक्चर खींची, डू यू अग्री विद दैट कि हमें IMF के पास जाना या उस प्रोग्राम के साथ चलना ही हमारी इकोनॉमी के लिए एक सेफेस्ट ऑप्शन है?
बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर, जिस तरह डॉक्टर साहब बता रहे हैं, मैं उसी बात को आगे लेके चलता हूँ। देखें, हुकूमत के कुछ जो हैं सख्त डिसीजंस लेने की ज़रूरत है जो कि पॉपुलर नहीं होंगे या पॉपुलिस्ट नहीं होंगे, और बेसिकली यहाँ पर आके ही एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है जो दो गुज़िश्ता जो फाइनेंस मिनिस्टर और जो प्रेजेंट हैं उनके दरमियान आ रहा है। सो इसका मतलब ये है कि वो फैसले करने की ज़रूरत है जो हुकूमत करेगी। तो IMF प्रोग्राम का जो रिव्यू है वो भी आगे चलेगा, उसके अंदर हमारे लॉसेस को कट करना है जो कि फिस्कल के हवाले से है, हमारे अखराजात हैं, गैर ज़रूरी जो अखराजात हैं उनको रोकने की ज़रूरत है, लॉसेस को कट करने की ज़रूरत है। और उसके साथ साथ हमें ज़ाहिरी बात है जिसे कहते हैं अपने रेवेन्यूज़ अपने बजट के मुताबिक, और या उसके अलावा जो जैसे इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर या गैस के ऊपर जो हमने लेवीज लगाई थी उनको पूरा करने की ज़रूरत है। ऑब्वियसली ये रिव्यू का हिस्सा भी हैं और ये हमारी जो उनके साथ कमिटमेंट्स हैं वो भी हैं। ये पूरी करेंगे तभी वो आगे प्रोग्राम चलेगा और बकिया जो उसकी ट्रांच हैं वो आएंगी, और तभी बहुत से जो ममालिक हैं वो इसकी तरफ देख रहे हैं। तो हमें वो सीरियसनेस करने की ज़रूरत है। लेकिन एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है जो डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया कि आप देख रहे हैं कि बाहर से जो इनफ्लोज हैं वो कम हो रहे हैं, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है, जो डिफरेंशियल है, जो इंटर बैंक मार्केट रेट है US डॉलर टू पाक रुपीस, उसके अंदर फर्क आ गया है। तो बहुत से लोग जो हैं वो जो हमारी नॉर्मल चैनल्स है, बैंकिंग चैनल्स, उसको नहीं यूज कर रहे। तो गवर्नमेंट को इसको फौरी तौर पे कर्टेल करने की जरूरत है ताकि वो इनफ्लोज जो हैं वो कम हो। और आखिरी चीज मैं यहाँ जिक्र करूंगा कि जहां हुकूमत ने एकदम LCs को बंद किया तो बहुत से एसेंशियल आइटम्स की शॉर्टेज हो गई है। इसकी वजह से बहुत तशवीश जो है पैदा हो रही है। Having said all this, मुझे नहीं लगता, और आई थिंक डॉक्टर साहब भी एग्री करेंगे और भी जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी एग्री करेंगे कि अभी हम डिफॉल्ट का जो इमीडिएट थ्रेट था वो हमने अपनी आखिरी जो पेमेंट की है उसके बाद अभी हमारे पास वक्त है। हमें जरूरत इस चीज की है कि हम तशवीश को दूर करें और अननेसेसरी जो हमारे कंजम्पशन पैटर्न्स हैं उनको रोकें, एसेंशियल आइटम्स को ना रोकें जिनका दारोमदार हमारी दवाइयां या और आइटम्स के साथ है, फूड कमोडिटीज के साथ है, या प्रोडक्टिविटी जो फूड कमोडिटीज है, जिस तरह अभी हालिया हमने देखा सोयाबीन का मसला चल रहा था। तो ये अगर हम इसको रोकते रहेंगे तो इससे अननेसेसरी जो है ना एक फियर मॉन्गरिंग चलती रहेगी। और आखिरी चीज ये है कि आपको देख रहे हैं कि पॉलिटिक्स, इसके ऊपर हमें पॉलिटिक्स नहीं खेलनी चाहिए। वो तो खैर सबसे प्राइम मौजू है। अच्छा डॉक्टर खान, आपने एक शुरू में एक जुमला कहा कि अगर ये 17-17.5 अरब से हम 7 अरब पे आ गए हैं तो इट मींस देयर इज समथिंग फंडामेंटली रॉन्ग। What that particular thing is, I would like you to point it out, number one. Number two, आपने चूंकि IMF का जिक्र किया और डॉक्टर साहब ने भी इसको इंडोर्स किया कि इसका जो सर्जन है जिसने इसको इस ICU में आके हेल्प करना है इस मरीज को, वो IMF है। लेकिन उस डॉक्टर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं इन टर्म्स ऑफ डूइंग सर्टेन थिंग्स, वो तो हम कर बैठे हैं और हमने इससे पहले भी की, बड़ा एक लंबा रिव्यू लिया और एक गैर मामूली किस्म का डिले था, और फिर टर्म्स एंड कंडीशन सख्त होती गई और फिर हमें जो पैसे मिले। और अब की बार भी इसहाक डार साहब, ऐसे होता है कि जैसे एक होता है कि मतलब बिल्कुल एग्जॉस्टेड किस्म की स्टेट में आके उन्होंने मीडिया पे आके कहा कि आई डोंट केयर इफ दे डोंट कम, यानी कि हम वो सब कुछ कर चुके हैं जो वो चाहते हैं लेकिन उसके बावजूद दे आर नॉट प्रोसीडिंग। तो इसकी बुनियादी वजह फिर आप क्या देखते हैं? हम तो वो सब कुछ कर रहे हैं जो वो कह रहे हैं और ऑन पेपर है ये सब कुछ। तो इमरान, आपका सेकंड क्वेश्चन पहले ले लेते हैं। एक तो ये कि याद रखिए कि आई हैव सर्व्ड ओवर अ डेकेड इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड आई हैव हेल्प्ड मेनी गवर्नमेंट्स। फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है ना वो एक प्रेशर कुकर की तरह है। इट इज वो बजटिंग भी कर रही है, वो पैसे भी कलेक्ट कर रही है, वो ये भी इंश्योर कर रही है कि आपकी एनर्जी सेक्टर चलता रहे, वो एक ओवरऑल मुल्क का मैक्रो फ्रेमवर्क भी बना रही है। सो इट्स अ टफ जॉब, इसलिए मैं हमेशा बहुत लीवे देता हूँ फाइनेंस मिनिस्टर्स को, चाहे वो जो भी हो। और इन सब के साथ ही काम किया है। सो एक तो यह है कि दूसरा यह है कि हमें ये सपोर्ट करना है इस वक्त कि अगर IMF के फैसले मुश्किल लग रहे हैं, जो कि हैं, तो लेट मी रिपीट, IMF के फैसले मुश्किल हैं, कौम को भी मुश्किल लग रहे हैं क्योंकि ये एडजस्टमेंट्स हैं और एडजस्टमेंट्स आ रही हैं प्राइसिंग की साइड पे। वो क्या है? मसलन इमरान, अगर आप इस वक्त देखें ना तो आपकी गैस की कीमत जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं मुल्क में वो है 950 पर MMBTU। ठीक, इसको समझें। अब बेच रहे हैं 650 की, अब 300 का नुकसान कर रहे हैं। अब ये नुकसान किसने भरना है? हुकूमत के पास तो पैसे नहीं है भरने के, स्टेट के पास पैसे नहीं है। तो फंड क्या आपको कहता है? वो ये नहीं कह रहा कि आप मतलब कोई गैस के चीजों को ठीक कर दे जाके, वो तो शायद बड़ी एक मीडियम टर्म से वो कह रहे हैं कि इसकी प्राइसिंग ठीक कर दें। अब
इट इज हार्ड टू डिसएग्री हियर, राइट? हमें कर देना चाहिए। अब दूसरी चीज, वो फंड आपको ये कह रहा है कि आपने 850 अरब तय करना था कि आपने पीडीएल, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में कलेक्ट कर रहा है, नहीं हो रहा। आप बता दीजिए कि इसको कैसे कलेक्ट करना है। इसको कहीं ना कहीं 300-400 अरब के टैक्सेस हमें लगाने पड़ेंगे। लगाइए आप रिच पे, आप लगाइए रियल एस्टेट पे, आप लगाइए सर्विस इंडस्ट्री पे, आप लगाइए बड़े स्टोर्स पे, आप लगाइए वन टाइम लेवी फ्लड की, ये करिए ना। और मुझे, आपको और मुखैर हजरात को देनी पड़ेगी ये सैक्रिफाइस। आप ये करिए, आपका फंड से ये भी एग्रीमेंट हो जाएगा। फिर फंड आपको इस तरह की चीजें कह रहा है कि अपने लाइन लॉसेस को कम कीजिए। वो ये भी कह रहे हैं कि आप ये सोचिए कि क्या आपने जो एफबीआर का टारगेट रखा है वो पूरा हो जाएगा। अगर नहीं हो जाएगा तो उसमें क्या करना चाह रहे हैं आप, तो वो आपको करना पड़ेगा। फिर फंड आपको ये कह रहे हैं कि आप टारगेटेड सब्सिडी, याद रखिए, मैं फंड को बताए बगैर पाकिस्तान में टारगेटेड सब्सिडी जो है, इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, आप उसको बेस्ट कहना चाहें, एहसास कहना चाहें, वो पाकिस्तान। लेकिन उसमें भी डॉक्टर खान ये भी तो मसला है ना कि एक जानिब सियासी हुकूमत भी है। मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम है, मैं आपकी इजाजत से जरा एक कमेंट डॉक्टर शमाइल का भी लेना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, ये जो डॉक्टर साहब पॉइंट करें जितनी चीजें, ये सारी बिल्कुल ठीक है और ये ऐसी होनी चाहिए, लेकिन एक दूसरी जानिब सियासी मजबूरियां भी हैं। ये हुकूमत इत्तेहादी हुकूमत है, 11-12 जमातों में मिलकर बनी है, उसने अपना पोलिटिकल कैपिटल ऑलरेडी, वो कह रही है, हमने लूज किया है। तो हाउ कैन दे टेक सच डिसीजंस जिसका असर फिर अवाम पे आए, गैस वगैरह महंगी करें, एंड देन आगे इलेक्शन भी है। तो आप इस पे क्या इमरान में डॉक्टर साहब की बात को मैं लेके चलता हूं। हुकूमत को सख्त फैसले करने पड़ेंगे, लीडरशिप को, हुकूमत को, लोगों को, आवाम को कॉन्फिडेंस में लेके उनको क्रिस्प बताना पड़ेगा, हम ये नंबर 1 ये कर रहे हैं, नंबर 2 ये कर रहे हैं, नंबर 3 ये कर रहे हैं, और हमारी मजबूरी है। अगर हम ये नहीं करते तो इसके बाद जो सिचुएशन होगी वो स्पाइरल आउट हो सकती है। अभी नहीं हो रही लेकिन हो सकती है। तो इसमें कोई मुजायका नहीं है कि ऑपोजिशन इसका फायदा उठाएगी, लेकिन दे चोज टू बी हियर नाउ। अब जब आपने एक मुश्किल फैसला किया, एक मुश्किल हुकूमत दी है, तो अब वो जो मुश्किलात हैं उनको आपको कैरी करना पड़ेगा, अपनी खातिर, मुल्क की खातिर, कौम की खातिर। लेकिन आप इसमें पॉलिटिक्स नहीं खेल सकते, ऑपोजिशन को भी नहीं करना चाहिए। और इसी वजह से हम चाह रहे हैं कि सब लोग जो हैं इसको डीपोलिटिसाइज करें इकोनॉमिक इश्यूज को, क्योंकि ये मुल्की एग्जिस्टेंशियल इश्यूज हैं, इनके ऊपर नहीं खेला जा सकता। तो आई थिंक दे हैव टू टेक दोस हार्ड डिसीजन। बिल्कुल बिल्कुल। और इमरान, सेकंड डॉक्टर साहब 20 सेकंड्स यू कैन ऐड। इमरान, अगर ये नहीं करेंगे तो जो तकलीफ होगी वो बहुत ज्यादा होगी। पेशेंट इज इन सर्जरी, लेट्स डू दैट सर्जरी, लेट द सर्जन डू इट, सो दैट हमें बाद में जो खून बह है वो रुक जाए, ताकि बात की पेन से बचने से बेहतर है कि आहिस्ता आहिस्ता स्लो पॉइजनिंग की तरह आप जैसा कह रहे हैं कि वो की जाए। इससे बेहतर कि ना वो चीजें एंड पे आके कॉम्प्लिकेट हों। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर खाकान, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शमाइल आपका भी। मौजूदा जो इकोनॉमी की सूरत हाल है उस पर बात कर रहे थे, और डॉक्टर शमाइल ने एक बड़ी अच्छी बात की कि दे चूज टू बी हियर। सो अगर ये बैगेज है तो आवाम को एतमाद में लेकर उनको बताकर इन चीजों को आगे फर्दर लेके जाना होगा। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात कर लेते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2022 के दूसरे सेमीफाइनल की, जिसमें रात को मुकाबला हुआ फ्रांस व मुकाबला मराकेश, और फ्रांस ने यह मुकाबला 2-0 से जीत लिया। द बेस्ट पार्ट वाज कि पहले सेमीफाइनल की तरह ये वन साइडेड मैच नहीं था। इसमें भरपूर तरीके से हमें एक बेहतरीन फुटबॉल देखने को मिला, और उन लोगों को भी जो कि शायद इतने ज्यादा फ्रीक्वेंटली फुटबॉल को देखने वाले नहीं हैं, उन्होंने भी कल ये कहा कि भाई बहुत थ्रिल था मैच को देखने में, और जितना मैच जबरदस्त हुआ। उम्मीद हम ये कर रहे थे कि शायद ये मैच भी एक्स्ट्रा टाइम तक और फिर शायद पेनल्टी शूट्स तक भी जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक चीज मुझे यहाँ पे कहनी पड़ेगी कि अगरचे कि मोरक्को कोई गोल नहीं कर पाया, लेकिन जो चांसेस उनको मिले, जिस तरीके से उन्होंने चांसेस को अवेल करने की कोशिश की, आई थिंक लक समहाउ वाज़न्ट सपोर्टिंग देम कि गोल कैपिटलाइज नहीं हुए, लेकिन गेम बहुत जबरदस्त हुई। जबरदस्त मोरक्को ने दिल जीत लिए भाई सबके, और जिस तरह से उन्होंने मैच खेला कल का भी हमारे साथ इसी मैच के ऊपर, और जो चूंकि फाइनल होगा उस पर भी बात करेंगे। अजलान हमारे साथ मौजूद हैं। अजलान, हम आपको खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच। हाउ आर यू? थैंक यू फॉर हैविंग मी। आई एम वेरी वेल, थैंक यू। अच्छा अजलान, सबसे पहले तो कल के मैच के हवाले से बताएं, आपकी हमदर्दियां फ्रांस के साथ थी या मोरक्को के साथ? और अगर आपकी मोरक्को के साथ थी तो फिर तो आप खुश नहीं होंगे। सो अपनी जरा सपोर्ट बताएं किस टीम के लिए थी? मेरी हमदर्दियां कल के मैच में मराकेश के साथ थी फॉर सम वेरी पर्टिकुलर रीजन। मेरी कभी भी हमदर्दियां फ्रांस के साथ नहीं है फॉर लास्ट 2 इयर्स। यस, मुझे दुख हुआ था जब 2006 में फ्रांस आ रहा था, बट एक महसूस वजह की वजह से मेरी हमदर्दियां फ्रांस के साथ कभी तौर पे नहीं है। बट ये है कि मराकेश ने कल के मैच में वही जो क्रिकेट के मामले में अक्सर बोलते हैं, जी फलाने ने दिल जीत लिया लेकिन मैच हार के वाला मामला था मराकेश के
साथ भी। एक आई थिंक इस वर्ल्ड कप की सबसे अच्छी जो स्टोरी थी वो कल एक तरह से इख्तिताम हुआ, बट इख्तिताम उस तरह से नहीं हुआ। अभी इन्होंने तीसरी पोजीशन का मैच खेलना, तो अगर ये तीसरी पोजीशन भी ले लेते हैं तो वो अफ्रीकन फुटबॉल के लिए या अरब स्पीकिंग कंट्रीज के फुटबॉल के लिए एक बड़ी चीज होगी, जो कि इससे पहले कभी भी नहीं हुआ। दूसरी जो टीम उनके साथ खेल रही है वो क्रोएशिया की टीम है, जिसको अभी एज ए मुल्क बने हुए 30 साल ही हुए हैं, लेकिन ये टीम उनकी तीसरा या चौथा मौका हुआ कि वो वर्ल्ड कप में तीसरी पोजीशन का मैच खेलने जा रहे हैं। एक वर्ल्ड कप में वो सेकंड पोजीशन पे आ चुके हैं, तो ये दोनों बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं। मोरक्को की टीम के साथ आई थिंक जो चीज रही है वो फिर पाला जाती है, जो उस्ताद कहता है कि जिस चीज में अगर या तो आ जाए तो उसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर मराकश के खिलाड़ी फिट होते तो हो सकता है कि वो जीत जाते। आप ये देखें कि उनकी जो मेन 3 खिलाड़ी थे वो प्रॉपरली फिट नहीं थे, उसके बावजूद वो मैदान में थे। उनके जो कैप्टन थे वो शायद थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन वो अनफिट होने के बावजूद वो ग्राउंड में उतरे। वो तो मतलब पिछले 2 मैचेस से उनको शिकायत थी हैमस्ट्रिंग की, पिछले मैच में तो उसको स्ट्रेचर पे बाहर ले जाना पड़ा, लेकिन फिर उसका ग्राउंड में उतरना शायद बताता है कि उसकी लोहे की बनी हुई है। मेरे ख्याल में अजलान जो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का बेहतरीन डिस्प्ले जो था ना, वो हमने कल देखा। और मैच के अंदर ये भी हो रहा था कि एक टीम वर्क भी हमें नजर आ रहा था, और ऐसा लग रहा था कि मोरक्को कहीं से भी ये नहीं लग रहा कि ये वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर एक छोटी टीम है या निचली सतह की टीम है। उन्होंने बिल्कुल एक वर्ल्ड क्लास टीम की तरह, जैसे क्रोएशिया को हमने देखा कि उन्होंने हथियार फेंक दिए थे और वो वन साइडेड मैच लगना शुरू हो गया था। इसका भी अगर आप पहला गोल निकाल दें तो मेरे ख्याल में दूसरा गोल वाज़न्ट इजी फॉर फ्रांस, और जो गोल पोस्ट पे हमले किए मोरक्को ने वो भी बड़े शानदार थे। आने वाले वक्त के अंदर आप जो अरब अफ्रीकन टीम्स हैं और उसके अलावा जो मोरक्को जैसी टीम्स हैं, ये कहना चाहिए, उनका क्या फ्यूचर आप देख रहे हैं? क्या वर्ल्ड कप के डायनामिक्स, फुटबॉल के डायनामिक्स तब्दील होते देखते हैं आप इनकी जबरदस्त परफॉर्मेंस के बाद? देखिए, जो 2 गोल उनके हुए हैं वो भी वो बड़े हद तक डिफ्लेक्टर पे ही हुए हैं। मतलब अगर हम कहें कि जी फ्रांस बड़ा अच्छा खेल के आया और उन्होंने वो गोल कर दिए, दोनों डिफ्लेक्टर पे हुए। जिस तरीके और दूसरे हाफ में तो ऐसे था कि गेम आई थिंक 90% रही ही फ्रांस वाले हाफ में है। फ्रांस को डिफेंड कर रहा था, बिकॉज हम कहते हैं ना कि मराकश की टीम अच्छा डिफेंड करती है, लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि यस दे मेक डिफेंस लुक वेरी फैसिनेटिंग, लेकिन जब वो अटैक करते हैं ना वो बड़ा खूबसूरत करते हैं। तो वो हमें कल के सेकंड हाफ में देखने को मिला। बिल्कुल ऐसे। रही बात मराकश की, तो मराकश की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सितंबर तक इनकी टीम के सिर्फ 13 खिलाड़ी मौजूद थे, बाकी या फिट नहीं थे या अवेलेबल नहीं थे। उसके बावजूद एक यूनिट का डेवलप होना, यूनिट का बन के आना और फिर वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेल जाना एक बहुत बड़ी कहानी है। एक और मैं पॉडकास्ट में सुन रहा था कि जिनके कोच हैं उनकी कहानी ये है कि जब भी इनकी टीम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करती थी, इनको सैक कर दिया जाता था। ये पहला मौका है कि उनको वर्ल्ड कप में कोचिंग करने का भी मौका दिया गया। एंड ही इज अ लोकल कोच। लाइक वो मराकश की टीम पहली बार सेमीफाइनल खेल रही है, तो वो मराकश का ही कोच लेके आई है। नॉर्मली होता है कि डेवलपिंग नेशंस जो है वो फॉरेन कोचेस के साथ जाती हैं। रही बात इन फ्यूचर क्या होगा, तो ये कोई एक हादसा नहीं है। नॉर्मली होता है ना, कोई एक डार्क हॉर्स आता है और वो स्टोरी चेंज कर देते। लाइक टर्की को हमने देखा कि वो सेमीफाइनल खेल गया था 2002 में, बुल्गारिया खेल गया था, आगे के राउंड में खेल गया था। इनकी स्टोरी ये कि 2008 में इनकी रॉयल फैमिली ने मिलियंस ऑफ पाउंड इन्वेस्ट किए थे अपने फुटबॉल को डेवलप करने के लिए। तो वहां पे भी एकेडमीज बनी, फिर वहां से खिलाड़ी डेवलप हुए। इनके बहुत सारे खिलाड़ी, इसको तो तुम्हारे पास लिस्ट नहीं है, लेकिन आई थिंक इनकी प्लेइंग 11 के मोस्टली खिलाड़ी यूरोपियन लीग में खेलते हैं। और ये कोई तुक्का नहीं था अजलान, ये मतलब आगे फॉर द लॉन्गर रन ये बहुत अच्छी टीम आगे आएगी। ओके, सो अजलान, अब जो फाइनल होने वाला है अर्जेंटीना और फ्रांस का, उसमें ऑब्वियसली फ्रांस में तो आपने क्लियर कर दिया आपकी बिल्कुल कोई हमदर्दी नहीं है। सो कैसे देखते हैं इस फाइनल मैच को? मेरी हमदर्दियां, जिससे मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूँ, शायद बचपन से कहता आ रहा हूँ, वो अर्जेंटीना के साथ है। और शायद पहले मोरक्को का, पहले मैराडोना का था, फिर उसके बाद बाटिस्टुटा का था, एंड देन हेनरी क्रेस्पो, और अब ये मेसी। तो वो जो हमदर्दियां मेरी अर्जेंटीना के साथ ही होंगी, बट अगर हम देखें ऑन पेपर तो वो अर्जेंटीना के लिए मुश्किल होगा, बिकॉज फ्रांस की टीम जिस तरीके से खेल रही है। फ्रांस के साथ भी मसला ये है कि उनके जो 3 मेन मिडफील्डर्स हैं वो नहीं खेल रहे, वो अवेलेबल नहीं है जिसकी वजह से इंजरीज के मसले में था। उसके बावजूद वो एक अच्छा यूनिट बन के सामने आ रही है। ग्रीजमान अभी पोजीशन से हटके खेल रहा है, जो कि उसके डिफरेंट। कल के मैच में तो लग रहा था कि 3-4 ग्रीजमान खेल रहे हैं, वो डिफेंस भी कर रहा है, वो अटैक भी कर रहा है, वो मिडफील्ड में भी है। तो ये टीम जो है ये
स्ट्रगल करती है कि इनको काउंटर प्रेस किया जाए। वो काउंटर प्रेस करने वाला जो मामला है ना वो अर्जेंटीना के पास उस तरह से नहीं है। बट यस वो मैजिकल मेसी एक है, वो टीम अपनी वर्ल्ड कप के लिए तो खेली रही है। फाइनल्स को देखते हुए आखिरी कमेंट, जो जिस तरह का गेम डिस्प्ले अर्जेंटीना की तरफ से था, जिस तरह के गोल्स उन्होंने स्कोर किए, दे वर ग्रेट। पेनल्टी के अलावा भी जो 2 गोल्स हुए थे वो बहुत जबरदस्त है एज कम्पेयर टू फ्रांस के जो गोल्स, जो आपने कहा कि बहुत इंप्रेसिव किस्म के गोल्स नहीं थे। तो इसका मतलब एक साइकोलॉजिकल एज बहरहाल एक फ्रांस के ऊपर हासिल है अर्जेंटीना को फाइनल के अंदर। बिल्कुल हासिल है। जैसे हमने फिटनेस की बात की तो जब मैच शुरू हुआ था तो लग रहा था कि मेसी भी 100% फिट नहीं है, लेकिन मेसी या किसी भी बड़े खिलाड़ी का ऐसा ही होता है कि वो आउट ऑफ नोवेयर वो अपीयर होते हैं और फिर वो गेम को बिल्कुल ही चेंज करके रख देते हैं। वही हमने सेमीफाइनल में देखा। मेसी जैसे खिलाड़ी जो कि दूसरी मरतबा फाइनल खेल रहे हैं, लास्ट टाइम एक बहुत बड़ा मतलब ड्रीम शैटर टाइप वाला मामला था कि साउथ अमेरिका में। ठीक है अजलान, थैंक यू वेरी मच फॉर योर एनालिसिस। अजलान, सी कैसा मैच होता है, फाइनल होगा फ्रांस और अर्जेंटीना के दरमियान। वी बिलीव एक अच्छा मैच होगा, लेकिन कल के मैच के हवाले से आप तबसरा सुन रहे थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब वक्त हुआ चाहते हैं हमारे सेगमेंट किताब का, जिसमें आज वकार अहमद मलिक मिलवा रहे हैं 200 से जायद किताबों का तर्जुमा करने वाले यासिर जवाद से। तो देखते हैं आज का एक्सप्रेसो किताब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो किताब। एक्सप्रेसो किताब में जो आज हमारे मेहमान हैं उनका नाम यासिर जवाद, और यासिर जवाद के नाम से कोई बंदा ऐसा नहीं हो सकता पाकिस्तान में जिसका ताल्लुक चाहे कमज़ोर ताल्लुक ही किताब के साथ क्यों नहीं रहा। अगर उसका वो ताल्लुक रहा है तो ये नहीं हो सकता कि उसको यासिर जवाद का ना पता हो। यासिर जवाद 200 के करीब किताबें जो है वो तर्जुमा कर चुके हैं, और उन किताबों में स्टीफन हॉकिंग से लेके और विलियम ड्यूरेंट से लेके और बहुत बड़े मशाहिर का काम है जो उन्होंने उर्दू के कालिम में डाला और हम तक पहुँचाया। और जो उर्दू पढ़ने वाले हैं, बहुत बड़ी खिदमत है। और यासिर भाई जो है आज हमारे मेहमान हैं, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि आपसे वो फहरिस्त पूछूं जो आपको हुकूमत पाकिस्तान ने एजाज़ात से नवाजा है और अवार्ड्स वगैरह, तो वो कितने हैं? नहीं, वो मुझे तो नहीं मिला अभी तक, कोई नॉमिनेशन भी नहीं हुई। और दूसरी ये बात है कि जो अवार्ड दिए जाते हैं उसकी बिल्कुल अलहदा पॉलिटिक्स होती है। वो साइंस अलग है, वो साइंस अलहदा है बिल्कुल। उस साइंस में आप नहीं आते? मैं नहीं आता। 200 किताबें तर्जुमा करने के बावजूद। हाँ जी, और इसके अलावा जो तर्जमे पे कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उसमें मुझे सामीन के तौर पे भी नहीं, मैं भी नहीं बुलाया जाता, सामे के तौर पे भी। तो ये बहुत दिलचस्प है बात। तो शायद उसकी वजह वो मेरे मौज़ूआत हों जो मैं मुंतखब करता हूँ, ये बहुत बड़ी वजह हो सकती है मेरे ख्याल में। लेकिन आपके जितने मौज़ूआत हैं, मोस्टली जितने भी हमें देखने में आते हैं, वो तारीख है, वो फ़लसफ़ा है, वो साइंस है, इससे हमारा कोई बैर है? नहीं, बैर तो है। बैर तो हमारा एक आपका जो सोशल पॉलिसी होती है जो हमें शुरू दिन से नज़र आ रही है कि हमने अपने माजी को भूलना है, क्योंकि हमने एक ख़ास किस्म की आइडेंटिटी को हमने ओढ़ के आगे बढ़ना है। तो उसके लिए जब तक आप माजी को भूलेंगे नहीं और आप एक नई शनाख्त वज़ा नहीं करेंगे जो हमारी पसंद नापसंद के मुताबिक हो, तो उतनी देर तक हम उसके बगैर मुमकिन नहीं है कि जब तक हम अपने माजी को भूल ना सकें। तो ये बताएं कि ये जो तर्जुमा है बेसिकली एजाज़ात वाली बात तो मेरे ख्याल में वो हो गई कि आपको कोई एजाज़। मेरे लिए बड़ी हैरान कुन बात है कि एक बंदे ने इससे ज़्यादा तहकीक और क्या हो सकती है, इससे ज़्यादा बड़ा काम क्या हो सकता है कि दुनिया भर का जो म्यारी अदब है उसका तर्जुमा आपने किया है। कोई मतलब एक ख़ास सतह है जहाँ पे जाके आप ये काम करते हैं, और यह हैरान कुन बात है। बहरहाल ये बताइए कि ये जो यासिर जवाद साहब के जो तर्जुमा निगारी है, ये आपने स्टार्ट कहाँ से हुआ था पहला? यानी ये 90s के शुरू में हम स्टडी सर्कल्स लेते थे। एक ख़ास जो नुक्ता नज़र था लेफ़्ट का, उसके हवाले से हमारे स्टडी सर्कल्स होते थे कॉलेज दौर में ही, कॉलेज से भी पहले के दौर में। तो वो कुछ फैमिली में भी इस तरह के किरदार मौजूद थे जिनको इधर दिलचस्पी थी, तो वो ले आए। तो फिर हमने डॉक्टर मुबारक अली और अब्दुल्ला हुसैन और सिफ्ते हसन और अली अब्बास जलालपुरी इनको पढ़ना शुरू किया, क्योंकि ये आपको मुताले पाकिस्तान से हट के आपको एक मुतबादल तारीख का उसका बताते हैं कि आप इस तरह से भी चीज़ों को अल्लामा नियाज़ फतेहपुरी। अल्लामा नियाज़ फतेहपुरी।
तो और कुछ तराजम थे पहले के जो 1960s से भी पहले, बल्कि 1950s के मिड में अमेरिका का एक प्रोजेक्ट था मकतबा फ्रैंकलिन, उसने बनाया था। तो वो उसने ना सिर्फ इधर बल्कि ईरान में और इंडिया में भी उसने शुरू किए थे। 20 सालों में कोई 100 के करीब किताबें उर्दू की उन्होंने शाया की, जिसमें विल ड्यूरेंट भी शामिल था, जिसमें जीने की अहमियत, इस्लामी तहजीब की दास्तान, वो तो एक चैप्टर वो भी आप ही ने किया। हाँ जी, हाँ जी, वो उसके एक एज ऑफ फेथ है, उसकी जो स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन है उसकी एक जिल्द है। कभी आपके जहन में ये नहीं आया कि सारे वॉल्यूम्स करने का? वो सारे वॉल्यूम छापने को इधर कोई तैयार नहीं है। ये मसला है कि आप कदीम यूनान पे एक उसका पूरी वॉल्यूम है, अब उधर नहीं कोई पढ़ना चाहता, या वैसे तो अगर वो हो जाए तो बिक भी जाता है, ये मसला नहीं है अब कम से कम। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ना। लेकिन अब ये है कि वो हमारा जो किताब का सारफ है ना, वो बिल्कुल ही सारफ बनता जा रहा है। ठीक है ना। वो वक्त कब आया जब आप अपने मनपसंद मौजूआत पे खुद तर्जुमा कर रहे थे? एक तो होता है ना कि आपने कोई कंपनी है जिसके साथ काम करना है, या कोई इदारा है जिसके साथ काम कर रहे हैं, उसने आपको कह दिया कि ये किताबें तर्जुमा करनी है। एक है कि आप अपने मनपसंद मौजूआत पे खुद कर रहे हैं, ये कब से हुआ? तो खुशकिस्मती रही है कि मैंने हमेशा शुरू से ही अपने मर्जी के किए। मतलब मैंने गुरमुखी सीखी तो मैंने एक राइटर हैं अजीत कौर, मैंने उसकी 5 किताबें कर दी। किसी पब्लिशर कोई छापने को उस वक्त तक राजी नहीं हुआ था उस वक्त तक, वो बाद में मैंने बात की। फिर मैंने काफका मैंने पढ़ा तो मैंने वो तर्जुमा शुरू कर दिया उसको, उसका नावल है द ट्रायल। तो लेकिन वो मुझे लगा कि ये इस काबिल नहीं है कि भी छपे, तो फिर वो 2 साल तक पढ़ा रहा। लेकिन कुछ ऐसी किताबें भी की हैं कि जो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन वो इसलिए ज़रूरी है कि वो इस माशरे की साख्त और जानात कैसे बने हैं उसके लिए ज़रूरी थी। मसलन अल्लामा मोहम्मद असद की शाहराह मक्का, रोड टू मक्का के नाम से जो इंग्लिश में छपी थी। तो ये मिक्स है, लेकिन अब मैं ज़्यादातर जो है ना अपने ही करता हूँ, या पब्लिशर मेरे से पूछ लेते हैं कि भाई आप ये करना चाहेंगे तो किताब बिक रही है? किताब बिक रही है, लेकिन वो पब्लिशर के लिए बिक रही है। ठीक है ना, वो हमारे लिए नहीं बिकती। तो ये जो रुझान है ये बहुत तेज़ी से अब जो है ना किताब, अगर क्योंकि पूरी दुनिया में देखें पाक टी हाउस है, तो पाक टी हाउस की जगह पे अगर टायरों की दुकान खुलेगी तो वो उससे 4 गुना ज़्यादा बिजनेस देगी। ठीक है, लेकिन पाक टी हाउस एक सिंबल है जी, जैसे अल्लामा इकबाल का घर सिंबल है जी, बिल्कुल ठीक है, कि आप उसकी हिफाजत के लिए आप बहुत कुछ करते हो, या आप या दीगर कोई ऐसी जगह यादगार जगह हैं जिनको आप संभाल के रखते हो अपनी निशानी के तौर पर। तो जी बहुत शुक्रिया यासिर भाई। बात ये है, वो क्या कहते हैं कि आवारगी में ज़मानों की सैर की, और यासिर जवाद साहब जो हैं इन्होंने तर्जुमा निगारी जो की है, तो इसमें उन्होंने की सैर की है। दुनिया जहान का कंटेंट है, फिज़िक्स से लेके और बायोलॉजी से लेके और इंसानी जिस्म से लेके एनाटॉमी से लेके कौन सा टाइटल है इंटरनेशनली जो बहुत बेस्ट सेलर किताबें हैं जिनका तर्जुमा इन्होंने ना किया हो। और यासिर जवाद जो है यकीनन ये बहुत सारे एजाज़ात के मुस्तहिक हैं। कितना बड़ा इल्मी काम जो है अकेले बंदे ने, अकेले फ़र्द ने किया है। जितना इनका काम है वो बिल्कुल बताता है कि इसके लिए पूरा इदारा होना चाहिए, और ये अपनी ज़ात में खुद एक इदारा बन के इन्होंने इतना, एक फ़र्द ने इतना बड़ा काम किया है। लेकिन मेरा जो पहला सवाल था एजाज़ात के हवाले से, उनका जवाब था कि आज तक कोई एजाज़ नहीं मिला। ये हमारे लिए इंतहाई अफसोसनाक और इंतहाई शर्मनाक बात है। यासिर जवाद साहब से हम गाहे बगाहे उनको बुलाते रहेंगे और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर, स्पेशली किताब के मौजू पर इनसे गुफ्तगू करते रहेंगे। देखते रहिए एक्सप्रेसो किताब। बैक टू एक्सप्रेसो। आगे बढ़ते हुए अब कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान में कैंसर के हवाले से। हम ऑफ एंड ऑन इस पे बात करते रहते हैं। आपको मालूम है कैंसर के मरीजों के लिए पहला जो कैंसर हॉस्पिटल बना और दुनिया में अपनी तर्ज का एक वाहिद हॉस्पिटल है शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल। आपको मालूम है इसमें मजमूई तौर पर इसकी बात करने से पहले आपको बताएं कि कैंसर के जो मरीज़ हैं इनकी तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। इसके पेश नज़र जो शौकत खानम है इसको एक्सपैंड किया गया। पेशावर में दूसरा कैंसर हॉस्पिटल 29 दिसंबर 2015
2015 को पाए तकमील तक पहुंचा और अब तीसरा बड़ा कैंसर हॉस्पिटल जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल भी है वो कराची में बनाया जा रहा है। ये कुछ मनाजिर आप देख रहे हैं, बहुत सारे डोनर्स की काविशों से और शौकत खानम की अपनी एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिशों से इस वक्त जो इसका ग्रे स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसकी फिनिशिंग का काम शुरू हो गया है एंड दिस इज समथिंग रियली ग्रेट क्योंकि पाकिस्तान जैसे ममालिक में इसकी बहुत ज़रूरत है और सिंध और बलोचिस्तान जैसे रीजन में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल, और इसमें अब इक्विपमेंट और फिनिशिंग का काम जो है वो इस साल शुरू होगा और साल के बाद फिर बाकायदा तौर पर जो मुआवजा है, इलाज मुआवजा आप मरीजों का वो शुरू हो जाएगा। अगर आप कैंसर हॉस्पिटल के लिए, चूंकि कराची में बनने जा रहा है, अगर आप डोनेशन देना चाहते हैं तो उसका तरीकाकार क्या है इस पर भी हम बात करेंगे। आपने डोनेशन दिल खोल कर देनी है ताकि जो इतना ज़बरदस्त काम शौकत खानम कैंसर मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल लाहौर और पेशावर के बाद अब कराची में स्टार्ट करने वाला है, उसके लिए आप सबकी डोनेशन दरकार होंगी। इस पर हम बात करेंगे और ये कितने मरीजों को केटर करेगा, किस तरह की फैसिलिटीज़ होंगी, किन किन इलाकों के लोग यहाँ पर आ सकेंगे, इसी पर हम बात करेंगे। डॉक्टर आसिम यूसुफ हमारे साथ मौजूद है, चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल से। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप, खैरियत से? बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब फाइनली कराची के हम पहले भी काफ़ी डिस्कशन जो हमारी सिटिंग्स हुई हैं कराची के हॉस्पिटल को लेके, अब फिनिशिंग का काम स्टार्ट हुआ है, ग्रे स्ट्रक्चर इज कंप्लीट, सो प्रोग्रेस हमारे साथ शेयर कीजिएगा। जी शुक्रिया। सो जैसे आपने कहा पाकिस्तान में तकरीबन 1,80,000 कैंसर पेशेंट्स नए डायग्नोज होते हैं हर साल। कराची में बहुत सारे बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स हैं लेकिन एक टर्शरी केयर कैंसर हॉस्पिटल जहां तशखीस से लेके इलाज का तमाम तरीके जो हैं और फिर पैलिएटिव केयर जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट होती है इलाज के बाद, वो तमाम सहूलियात एक छत के नीचे ऐसा हॉस्पिटल नहीं है। सो हम इसलिए हम शौकत खानम का तीसरा और पाकिस्तान का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल कराची में बना रहे हैं। जैसे आपने कहा DHA सिटी में बन रहा है, लाहौर के हॉस्पिटल से दुगना है साइज़ में क्योंकि कराची इतना बड़ा शहर है और इस हॉस्पिटल ने ना सिर्फ कराची बल्कि सारे सिंध को और जनूबी बलोचिस्तान के मरीज़ों को भी ये केटर करेगा जब तक चौथा शौकत खानम कोयटा में इंशाल्लाह बन जाता है। सो इसकी फैसिलिटीज़ तमाम दिसंबर 29 2023 को 1 साल और 2 हफ्ते तकरीबन के बाद इंशाल्लाह ये खुलेगा और इसमें तमाम फैसिलिटीज़ एक साथ खुलेंगी। अच्छा, सो सर्जरी, रेडिएशन, कीमोथेरेपी, सारी जो तशखीस के लिए इक्विपमेंट और पर्सनल ज़रूरी होते हैं, स्टाफ ज़रूरी होता है, सारा एक साथ खुलेगा। लाहौर और पेशावर में मिला के तकरीबन हम 12 से 13 हज़ार नए कैंसर पेशेंट्स हर साल लेते हैं। इसके अलावा 30 से 35 हज़ार मरीज़ हैं जिनका एक्टिव ट्रीटमेंट ख़त्म हो चुका होता है लेकिन वो फॉलो अप में होते हैं 5 साल के लिए। तो हमारा एस्टिमेट है कि कराची में जब ये खुल जाएगा और फुली फंक्शनल होगा तो ये दुगने हो जाएंगे नंबर्स। तो जितने लाहौर और पेशावर में हम ले रहे हैं पेशेंट्स मिला के, उतने सिर्फ कराची में हम इंशाल्लाह और ट्रीट कर सकेंगे। दैट्स रियली ग्रेट। आपने चूंकि इससे पहले आपसे जब ऑफियर बात हुई तो आपने कहा कि ऑलमोस्ट इट्स 24-25 बिलियन का ये प्रोजेक्ट है मजमूई तौर पर, अरब का 24-25 अरब का। अब तक जो रिसोर्सेज हैं वो कैसे मैनेज हुए, इसमें पाकिस्तानीज़ का कितना रोल था, और अब मेरे ख्याल में ज़्यादा मुश्किल स्टेज आ गया क्योंकि पहले तो जब आप एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहे होते हैं कुछ फंड्स अरेंज्ड होते हैं, वो यूटिलाइज हो रहे होते हैं, लेकिन विद द टाइम ओब्वियसली वो स्पेंड हो जाते हैं। तो अभी क्या सिचुएशन है इस हवाले से हमें बताइए, रिसोर्स मैनेजमेंट। सो ये इसकी जो कंस्ट्रक्शन का काम है इस पर 16.5 अरब रुपए खर्च होगा इंशाल्लाह, और जिसमें से काफ़ी सारा अभी हो चुका है ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर, लेकिन फिनिशिंग का और HVAC एयर कंडीशनिंग वगैरह का सारा अभी काम रहता है। और तकरीबन 8.5 से 9 अरब रुपए की इसमें इक्विपमेंट इंस्टॉल होगी और ये सारा कुछ अगले साल भर में होना है। तो जैसे आपने कहा अभी तक तो हमें कोई शॉर्टेज नहीं हुई फंड्स की क्योंकि हर साल पिछले साल से ज़्यादा लोग हमें दिल खोल के ज़कात भी देते हैं, अतियात भी देते हैं। अस्पताल की तामीर पे ज़कात नहीं खर्च होती, वो सिर्फ मरीज़ों के ऊपर डायरेक्टली खर्च होती है केयर पे। तो नॉन ज़कात डोनेशन से ये हॉस्पिटल बनता है और हमारी जो अपनी रिसोर्सेज हैं, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि जिस तरह हर साल पिछले साल से ज़्यादा लोग हमें ज़कात और अतियात देते हैं, इसी तरह कराची प्रोजेक्ट के लिए भी देंगे। ख़ास तौर पे हमें कराची के अपने लोगों से बहुत उम्मीदें हैं। कराची में बहुत सारे लोग हैं भी, कराची में चैरिटी का ट्रेडिशन बहुत ज़्यादा है, सबसे पुराना पाकिस्तान का। इतनी और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस कराची से सपोर्ट होते हैं, तो हमें बहुत उम्मीद है कि कराची के लोग भी अब बढ़ चढ़ के अब इसमें हिस्सा लेंगे। अब स्ट्रक्चर नजर आता है, हाईवे से अगर आप आए तो मीलों दूर से ये नजर आता है। रियल टाइम विजुअल्स भी हम आपको दिखा रहे हैं जो बिल्कुल ग्रे शक्ल आपको इस इमारत की हम दिखा भी रहे हैं। क्या ये किसी भी बैनुल अक़वामी सतह के हॉस्पिटल से के साथ कम्पीट करेगा शौकत खानम, जो कैंसर हॉस्पिटल्स दुनिया भर में हैं, या
हम स्टिल कुछ लैक भी कर रहे हैं इसके नहीं, अंदर? बिल्कुल भी नहीं जी, ये एब्सोल्युटली कम्पीट करेगा। हम ऑलरेडी हमारे जो लाहौर और पेशावर के हॉस्पिटल्स हैं और हमारा कराची World में भी recognized एक ट्रीटमेंट फैसिलिटी है ऑलरेडी, डायग्नोस्टिक सेंटर और क्लिनिक। इन तीनों ने अभी अप्रैल और सितंबर, अगस्त एंड सितंबर दिस ईयर में JCI एंटरप्राइज एक्रेडिटेशन हमें अवार्ड हुई है। हम दुनिया के दूसरे सिर्फ इंस्टीट्यूशन थे पूरी दुनिया में जिनको ये एजाज हासिल है कि हमें एंटरप्राइज एक्रेडिटेशन अवार्ड हुई है। दिस टेस्टिफाइज टू द क्वालिटी। ये हमारे 3 हफ्ते लंबा ये आके JCI के अमेरिका से सर्वेयर्स आके हमारे सारे स्टैंडर्ड्स को इवैल्यूएट करते हैं, हमारी फैसिलिटी को इंस्पेक्ट करते हैं। सारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स वही जो US हॉस्पिटल्स पे अप्लाई किए जाते हैं, तो उनके मुताबिक वो आपका ऑडिट करते हैं। वो 3 हफ्ते का प्रोसेस था और जैसे मैंने कहा हम दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया में, तो कराची में भी इंशाल्लाह एग्जैक्टली वही स्टैंडर्ड्स इंप्लीमेंट होंगे और ये वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल होगा। ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने खुद भी कहा कि कराची का तो केटर करेगा, इर्द गिर्द पूरे सिंध को भी। अब इसकी जो चूंकि लोकेशन भी हमने पहले डिस्कस की कि हाईवे के ऊपर है, तो किन इलाकों को जो ज़्यादातर सिंध के इलाके हैं उनके मरीज़ यहाँ पर आ सकते हैं और उनकी एक्सेसिबिलिटी के हवाले से? सो ये हमारे तमाम हॉस्पिटल्स में कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सिर्फ पंजाब से या सिर्फ सिंध से आए। कोई भी मरीज़ आए तो उनको उनकी डिजीज़ और स्टेज के मुताबिक हम एक्सेप्ट करते हैं। सही। तो इसी तरह चाहे कराची से आए, अंदरून सिंध से आए, जनूबी बलोचिस्तान से आए, क्यों ना KPK से कोई मरीज़ वहाँ पे आ जाए, सिर्फ डिजीज और स्टेज के बेसिस पे हम एक्सेप्ट करते हैं। तो तमाम सिंध से मरीज आ लेकिन अब सकते हैं, कराची और बलूचिस्तान के दूर अफ्तार लोगों को फायदा ये है कि वो जितने जरा करीब हो खर्च करके यहाँ पे आते हैं Exactly. उनको डोर स्टेप पे ही मिलेगा। ब्रिलियंट, बहुत जबरदस्त। इस वक्त कैंसर डिजीज को लेकर पाकिस्तान स्टैंड कहाँ कर रहा है? ये सवाल जनरल क्वेश्चन होता है और हम अक्सर करते हैं, चूंकि विद द टाइम अनफॉर्चुनेटली हमारे हेल्थ स्टैंडर्ड्स बेहतर तो हो नहीं रहे कि कमी आई होगी, बट स्टिल जस्ट टू अलार्म एंड जस्ट टू वार्न पीपल, मैं चाहता हूँ इस पे भी जरा थोड़ी सी बात करें। सो कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं हर साल जो हम डायग्नोज कर रहे हैं। इसकी 2 वजूहात हैं। आई थिंक एक तो प्रॉब्ली वाकई इंसिडेंस बढ़ रही है कैंसर की, बट ऑल्सो बेहतर फैसिलिटीज़ हैं डायग्नोसिस के लिए। लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ गई है, तो पहले जो अक्सर लोग उस उम्र तक नहीं पहुंचते थे जहां उनको कैंसर हो, तो अब वो पहुंच रहे हैं। बट स्पेसिफिकली अगर ब्रेस्ट कैंसर की हम बात करें, खवातीन को जो छाती का कैंसर है, वो हमारी इंसिडेंस अमंग्स द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है। एशिया में तो सर्टनली हाईएस्ट है हमारी इंसिडेंस। सो वो बहुत कॉमन कैंसर है यहाँ पे, और ये एक ऐसा कैंसर है जो अगर अर्ली डायग्नोज हो जाए तो क्योरेबल है, कम्प्लीटली क्योरेबल, मुकम्मल इलाज हो सकता है उसका। लेकिन वही कैंसर अगर स्टेज 3 या 4 में डायग्नोज हो, क्योंकि आप डॉक्टर के पास नहीं गए, आपकी फैसिलिटीज़ नहीं थी, या आप शर्माते रहे कि नहीं मैंने नहीं दिखाना, तो फिर वो अनफॉर्चुनेटली लाकाबिल इलाज हो सकता है। दूसरा, कुछ कैंसर्स हैं जो टबैको से, सिगरेट स्मोकिंग से, फेफड़ों का कैंसर, मुंह का कैंसर, पान झाली या गुटखा वगैरह, हेपेटाइटिस B और C से लिवर का कैंसर होता है। तो ये सारे कैंसर्स ऐसे हैं जो कम्प्लीटली प्रिवेंटेबल हैं। अगर आप ये चीज़ें ना इस्तेमाल करें तो फिर ये रुक सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक बार फिर हमारे देखने वालों के लिए नॉर्मली वही बात हम करते हैं हर सिटिंग में भी, कि लोगों के दिमाग में कॉन्सेप्ट है कि शायद बहुत सारे मरीज जो जब शौकत खाना में आते हैं उनको एडमिट नहीं किया जाता, और बहुत सारी रीजंस हैं जिससे आपने खुद भी कहा। सो क्या क्राइटेरिया है कि लोग वहाँ पर आएँ और जो उनकी स्टेज है, खुदा न खास्ता अगर आखिरी स्टेज पे है, दीगर मामला, तो उनके मुताबिक उनको एडमिट किया जाता है, किस तरह से? सो जी, बाय एंड लार्ज हमारी कोशिश ये होती है कि हम उनको एक्सेप्ट करें सपोर्टेड ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि 75% से ज़ायद हमारे मरीज़ टोटली फ्री ट्रीट किए जाते हैं, मुफ्त की ट्रीट किए जाते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि क्योंकि ये ज़कात के पैसे से हम इलाज कर रहे हैं, तो हम ऐसे मरीज़ों का इलाज करें जो कि मुकम्मल, जिनका इलाज हो सके, जो सेहत याफ्ता हो सकें और जो वापस फिर सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकें, अपनी फैमिलीज़ का देखभाल कर सकें। सो हर डिज़ीज़ के मुख्तलिफ स्टेजेस और क्राइटेरिया हैं एक्सेप्टेंस के, बट यही बेसिकली ब्रॉड प्रिंसिपल ये है कि काबिल इलाज हो, हमारे पास उसकी फैसिलिटीज़ हों, उसको ट्रीट करने के लिए डॉक्टर्स अवेलेबल हों, दवाइयाँ अवेलेबल हों, और हमारे पास कैपेसिटी हो। तो यही 3 चीज़ें होती हैं जिससे हम डिसाइड करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा 1,80,000 कैंसर्स हैं, 2 कैंसर हॉस्पिटल सारे मुल्क का कैंसर तो नहीं ट्रीट कर सकते, और इसीलिए तीसरा कराची में बन रहा है और इंशाल्लाह आगे और बनेंगे। ठीक है। अच्छा, ये भी बताइए कि आपने डोनेशन की तो बात की कि लोग आए, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का कितना इसके अंदर रोल है? क्योंकि आई पर्सनली नो कि बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं जो कि रेगुलर बेसिस के ऊपर डोनेट करते हैं शौकत खानम को, और दूसरा जो अभी फ्रेश डोनर्स हैं उनके लिए क्या प्रोसीजर है कि दे कैन गेट कनेक्टेड टू यू? सो तकरीबन 60% जो हमारा बजट है वो ज़कात और अतियात से आता है। 40% के करीब हमारा जो लेबॉर्ट्री कलेक्शन सेंटर्स से लोग हम टेस्ट कराते हैं, उससे हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं।
जो 60% ज़कात और अतियात है उसमें तकरीबन 45% जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ देते हैं इस वक्त। और हम यूके में, यूएस में, नॉर्वे, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएई में हम रजिस्टर्ड हैं एज अ चैरिटी। तो आप डायरेक्टली वहाँ पे डोनेट कर सकते हैं और इनमें कई मुल्क जैसे यूएस और यूके का मुझे स्पेसिफिकली पता है। ठीक है। अगर आप डोनेट करते हैं तो वहाँ की गवर्नमेंट भी उसमें कुछ कंट्रीब्यूट करती है, तो हमें एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं उसकी वजह से। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने हमेशा इसको सपोर्ट किया है। हमारी वेबसाइट पे डिटेल्स हैं सारी कि आप पाकिस्तान में भी और ओवरसीज़ से भी कैसे डोनेट कर सकते हैं। पर अगर आप 777 पे एक ब्लैंक SMS भेजें तो शौकत खानम को 20 रुपये मिलते हैं। अच्छा। आप किसी भी बैंक में जाके अपना नकद या चेक के ज़रिए आप हमारे अकाउंट में जमा करा सकते हैं तमाम मुल्क में। ऑनलाइन जो बैंकिंग ऐप्स हैं उसके ज़रिए डोनेट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। अगर आप 0800 11 555 पे डायल करें तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स आपसे आके कलेक्ट कर सकते हैं आपकी डोनेशन और आपको पक्की रसीद देंगे। सो ये सारे जो मोड्स हैं आई थिंक टीवी स्क्रीन पे भी नज़र आ रहे होंगे और हमारी वेबसाइट पे भी हैं। ठीक है, दैट्स ग्रेट। इन दी एंड डॉक्टर साहब, वंस अगेन एक तो अवेयरनेस को लेकर लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे कैंसर प्रिवेंशन के लिए, और इसके साथ साथ शौकत खानम एक कैसी उम्मीद है लोगों के लिए, मैं चाहता हूँ इस पर भी आप इन दी एंड ज़रूर हमें बताइए। वो लोग जो कि परेशान हैं, गरीब हैं, जब डायग्नोसिस हो जाता है और उसके बाद उनको कोई रास्ता नज़र नहीं आता है, मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक कि अब तो मरना ही हमारी मंजिल है, लेकिन ऐसे इदारे हैं लाइक शौकत खानम जो कि उनको हेल्प करते हैं। इस हवाले से इन दी एंड कुछ भी कहना चाहें? सो आई थिंक ये याद रखना ज़रूरी है कि बहुत सारे कैंसर्स प्रिवेंटेबल हैं। वो अगर आप अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें, वज़न ठीक करें, सिगरेट पिएँ, इन चीज़ों से ये प्रिवेंट हो सकते हैं, अवॉइड हो सकते हैं। बहुत सारे कैंसर्स हैं जो क्यूरेबल हैं, काबिल इलाज हैं अगर अर्ली स्टेज में पकड़े जाएं। तो कैंसर ज़रूरी नहीं है कि डेथ सेंटेंस हो। बहुत सारे कैंसर्स का मुकम्मल इलाज मुमकिन है। बच्चे तकरीबन 11% होते हैं हमारे मरीज़, और बच्चों में ख़ास तौर पे कैंसर बहुत ज़्यादा काबिल इलाज होते हैं। सो सबसे अगर टेक होम मैसेज है तो वो एक है कि अगर आपको कोई भी ऐसे सिम्टम्स हों, वज़न कम हो रहा हो, खून आ रहा हो खांसी के साथ, पखाने के साथ, थूक में, पेशाब में, तो ये चीज़ें फ़ौरन चेक कराएं। अगर आपको छाती में गिल्टी महसूस होती है तो उसको इग्नोर ना करें, शर्माएं मत, फ़ौरन उसका टेस्ट करवाएं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, आपके इदारे के भी साथ हैं, और साथ साथ हम एक बार फिर आपसे अपील करेंगे क्योंकि पाकिस्तान भाई कम हैं ऐसे इदारे हैं, लेकिन कम हैं जो कि इस तरह की सर्विसेज दे रहे हैं। और शौकत खानम एक ऐसा हॉस्पिटल है, एक ऐसा इदारा है जो कि इस मिशन को लेकर चल रहा है सिंस लास्ट मोर देन 2 डेकेड्स, और बहुत कामयाबी से सफ़र को लेकर चल रहा है। सो हमारी दुआ भी है और आप ज़रूर डोनेट कीजिए, स्टैंड विद शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल, और जो भी अपनी तरफ से आप कर सकते हैं। एंड वी विश के जल्दी से ऑपरेशनल हो और लोगों की इंशाल्लाह लोगों के लिए बहुत हेल्प होगी। कराची हॉस्पिटल जब कंप्लीट हो जाएगा, अभी हम चीफ मेडिकल ऑफिसर से बात कर रहे थे, डॉक्टर आसिम से, उनसे हमने गुफ्तगू की। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। तो अब बात कर लेते हैं कुछ हम इंसानियत की खिदमत की। इससे पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे कैंसर डिजीज़ को, लेकिन अब हम बात करते हैं मुख्तलिफ ऐसे लोग जिनको मदद की ज़रूरत होती है। भाई बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे फैसले करते हैं कि जिससे उनकी अपनी ज़ात को फ़ायदा हो या ना हो, लेकिन वो लोगों के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे होते हैं। एक ऐसे ही पाकिस्तान के शहरी हैं, इनका नाम फ़ारूक अहमद है, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी हैं। थोड़ा सा इनके हवाले से आपको बताएं तो इनका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है। बलूचिस्तान के संगलाख पहाड़ों के अंदर इनका वक्त गुजरा है, इनकी उम्र गुजर रही है, अभी भी नौजवान है। और मुख्तलिफ इलाकों से हम ये बताएं कि तकरीबन 30 किलोमीटर का सफ़र ये तय करते हैं, और ज़िला खुजदार की तहसील नाल का इलाका है अकरो कबड़ी, इस जगह के अंदर इन्होंने एक स्कूल ओपन किया है। यहाँ पे ये लोगों को तालीम देने के लिए अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हुए आते हैं और इस सिलसिले को मुसलसल एक्सपैंड कर रहे हैं। और इस वक्त ये मनाजिर हम देख भी रहे हैं, मला बहुत कमाल इनकी सर्विसेज हैं, और ये उम्मीद है पाकिस्तान की। बेशक। और इमरान, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्होंने बचपन में खुद तो तालीम हासिल नहीं की, लेकिन ये दीगर बच्चों को ये प्लेटफॉर्म दे रहे हैं स्कूल के जरिए कि वो तालीम हासिल कर सके और अपना इस मकसद को जारी रख सके। और इन्होंने अब खुद भी पढ़ाई शुरू की है, मैट्रिक कर लिया। इसी हवाले से बात करते हैं, फारूक अहमद हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो हम आपको खुशामदीद कहेंगे और साथ साथ आपकी तारीफ किए बगैर हम नहीं रह सकते, क्योंकि इतना ज़बरदस्त काम आप कर रहे हैं कि आपने खुद तो तालीम बचपन में छोड़ दी, लेकिन आपने बेड़ा उठाया और अब आप बच्चों को तालीम दे रहे हैं स्कूल के जरिए। ज़रा अपने स्कूल के हवाले से बताएं कि कब आपने इसका आगाज़ किया, इस वक्त कितने बच्चे यहाँ पर अब जो है तालीम हासिल कर रहे हैं, और साथ साथ उस्ताज़ा के हवाले से और अपनी तालीम को लेकर भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा।
जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं शहबाज भाई सईद भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने हमें अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जैसे कि इलाके के ये जो नौयत है ये संगलाख पहाड़ है लेकिन गंजान आबादी है इसके अंदर। तो हमारे यहाँ तकरीबन वड से लेकर बेला के दरमियान ये 190-200 किलोमीटर का फासला बनता है। यहाँ बिल्कुल तालीमी कोई इशू नहीं है। जब आपने प्राइमरी तालीम स्टार्ट की हमारे जो घर के करीब तकरीबन एक प्राइमरी स्कूल थी तो हमने पढ़ाई यहाँ शुरू की। इसके बाद तो बड़े आगे जितनी मुश्किलात आ रहे थे हम सुबह से निकलते थे फजर नमाज के लिए। मिडल के लिए जब मैंने प्राइमरी पास किया और मिडल के लिए बेला जाना पड़ता था। सुबह जाते थे भूखे शाम को वापस लौट जाते थे अपने घर की तरफ। अच्छा। तो ऐसे चलते चलते मिडल के बाद तो मेरे वालिद साहब की बीमारी की नौयत की वजह से मैंने अपनी तालीम जारी नहीं रख सका। तो उसके बाद हमने सोचा कि हमारे इलाके दिन ब दिन यानी अंधा हो रहे तालीम की बुनियाद से। जो मेन पॉइंट है वो तालीम है। जब तालीम इनको मिल जाएंगे तो सारे इलाका यानी ये मुनव्वर हो जाएंगे, सब कुछ अपना यानी अचीव कर सकते हैं। लेकिन तो हमने तमाम इदारों से और हुकूमत से आवाज़ बुलंद की लेकिन उस वक़्त तो आवाज़ नहीं सुनी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी मदद आपके तहत जो हमारा एक इलाका था उसमें तकरीबन 120 और 130 के लगभग बच्चे और बच्चियां हैं। अच्छा। तो हमने खुद उन इलाके वालों से थोड़ी राब्ता की कि कैसा हम अपने बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करें। तो उसने कहा कि हमारे पास और कुछ नहीं है, कुछ भेड़ बकरियां हैं और ठीक है यानी कि कुछ भेड़ बकरियां हैं, आप कहे तो हम इनको बेचते। मैंने कहा बेचने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यानी ये कुर्बानी दूंगा जितना मैं चल सका मैं इस बच्चों को मंजिल मकसूद तक ले जाऊंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तकरीबन 2 साल के लगभग यानी 1.5 साल होगा ये स्कूल को हमने इसको स्टार्ट किया है कुछ किताबों की बुनियाद पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा सेटअप चल रहा है। तो इसको फारूक वसाइल तो चाहिए होते हैं, बहरहाल पैसे चाहिए होते हैं स्कूल चलाने के लिए, किताबें हैं, दीगर अखराजात चाहे वो कम ही हो लेकिन होंगे तो सही। कैसे पूरे होते हैं, कैसे करते हैं आप? सर तो पहले अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे यानी तहसील वर्ड जो हाई स्कूल है उसने हमें कुछ किताबें जब उनसे हमने तारिक साहब और शम्स साहब वगैरह जिससे मैंने उसके साथ कुछ बातें शेयर की उसने हमें कुछ किताबें दी। उसने कहा कि हमारे साथ ये हो सकते हैं, हम आपकी मदद कर सकते हैं, बाकी तो हमारे पास ऐसी कोई इशू नहीं है कि हम आपकी मदद कर सके। तो कुछ किताबें उसने हमें फराहम की। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह एक इदारा जो कोप चेयरपर्सन के नाम से मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने हमें झूंपड़ी से निकाल कर 1-2 कमरे के नीचे लेके आया और मैं उनकी बड़ी यानी शुक्र भी अदा करता हूँ कि बहुत यानी बेहतरीन काम जैसे कि पहले उसने आवाज। फारूक अब आप इस कमरे आपको बना के दिए गए हैं तो यहाँ पर जो बच्चे आते हैं क्या उनके वालिदैन पढ़ाई करने पर या पढ़ने पर आपको उनको कायल करना पड़ा या वो अपनी शौक से या अपनी खुशी से यहाँ पर आकर पढ़ते हैं? असल बात यह है कि जब उनको तालीम नहीं थी मैंने उनके साथ कुछ बातें शेयर की। मैंने कहा कि आप जब दुनिया की तरफ नजर उठा के देखें दुनिया कहाँ पहुंच चुकी है। तो आप लोगों की उम्र 70 से 80 साल गुजरे लेकिन आप बस वही देख रहे हैं भेड़ और बकरियां और कुछ आपके सामने नजर नहीं आ रहे। लेकिन हमारे जो अभी ये जो बच्चे हैं हमारा इसका मुस्तकबिल इस भेड़ बकरियों पर लग गए तो हमारे यानी आने वाले जितनी नस्ल है वो बर्बाद हो जाए। तो उसने कहा कि हम इसके लिए तैयार हैं लेकिन हमने खुद भी आवाज़ उठाई, कोई हमारी आवाज़ नहीं सुनी। तो आप आ जाएंगे तो हम आपको अचीव करेंगे, जितना हो सके हम अपने बच्चों को आप तक पहुंचाएंगे। तो 2-3 किलोमीटर के फासले 4 किलोमीटर के फासले पर वो अपने बच्चों को भेज देते हैं। यहाँ पे वो अपना रोटी उठाकर और अपने पास इधर स्कूल में आकर कुछ टाइम के बाद घंटे के बाद वो अपना रोटी खुश्क रोटी होती है वो खाते, जो उनके पास होते हैं वो खाते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खुशी से वो उनकी बच्चे और बच्चियां तालीम हासिल कर रहे हैं। यार आपकी क्या बात है, आप बहुत ही ज़बरदस्त आदमी हैं और आपके ख्यालात जान के इतना अच्छा लग रहा है। अल्लाह आपको ज़िंदगी भी दे और मज़ीद इतनी हिम्मत दे कि आप बहुत अच्छा करें। और आपको पता है फारूक आप बहुत सारे लोगों के लिए एक मिसाल है। मुझे मालूम है कि आप जैसे और भी कई पाकिस्तानी होंगे और हम चाहेंगे अगर कोई ऐसा है तो हमसे रब्ता करें ताकि हम लोगों को बताएं आपकी स्टोरीज़ कि आप कितना ज़बरदस्त कर रहे हैं। बच्चों के अंदर
किस हद तक तलब है तालीम की? जब बच्चे आ रहे हैं तो क्या बच्चों के अंदर वो शौक देखते हैं आप कि वो पसमानदा इलाके में हैं, एक अनपढ़ माहौल के अंदर रहते हैं लेकिन वो पढ़ना चाहते हैं? बच्चों के अंदर जज्बा है या ज़बरदस्ती खींच के पढ़ाना पड़ता है उनको? नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह इतना जज्बा, जब वो 8वें महीने, तकरीबन 8वें महीने के अंदर जब कच्ची क्लास से लेकर चौथी क्लास तक पहुंचे, वो जबरदस्ती नहीं है, वो खुशी की एक मंजर है सर। वाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो चौथी क्लास तक पहुंच चुके हैं। वो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी उर्दू लैंग्वेज बहुत अभी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सही है। तो बाकी इंग्लिश जैसे कि मेरी भी कम है, जैसे कि मेरे मिडिल की तालीम है, जितना मेरा तालीम हो मैं उसको इतना दे सकता हूँ, इससे ऊपर तो मेरा अपना तालीम नहीं है। लेकिन जितना मेरे अंदर जो सलाहियत है, मैं कहते हैं कि ये सलाहियत है उनके अंदर यानी आ जाए, अल्लाह करे। फारूक, ये भी बताएं कि आप खुद भी यहाँ पर पढ़ाते हैं और साथ साथ जो साथीज़ा बच्चों को तालीम देते हैं, क्या वो भी इलाके के लोग ही हैं या कहीं और से भी आते हैं और वो यहाँ पे बच्चों को पढ़ाते हैं? एक फीमेल टीचर है हमारे पास तकरीबन 2-3 महीने से। जब वो हमारे ये हालात देखे, वो उन करीबी यानी उनकी घर है, तो उसने कहा कि आप ये कुर्बानी दे रहे हैं तो मैं भी आपके साथ हो सकता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने जब मेहनत देखी हमारे, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्कूल में शामिल हाल है। जैसे कि मैं भी कुर्बानी दे रहा हूँ, वो भी साथ हमारे साथ कुर्बानी में लगे। और भी तकरीबन ऐसे 2-3 जगह है, अभी तक उनकी बात शेयर नहीं हुई, वो भी अभी अपनी झोपड़ियों के अंदर। तो फारूक, ऐसी अब आप कोई डिमांड आपकी है कि आपको ये मिल जाए तो मजीद इसको आप बेहतर तरीके से, कोई अपील आप करना चाहें, कुछ कहना चाहें? फारूक आई थिंक मोबाइल। फारूक, आवाज आ रही है आपको? चले ही इस की मोबाइल डिवाइस के ऊपर जो है वो आई थॉट एबल टू लिसन टू अस। फारूक, एक बहुत ज़बरदस्त कामयाब स्टोरी है, एक बहुत ज़बरदस्त कामयाब उनका सफ़र है जो उन्होंने शुरू किया है, और क्या बामकसद ज़िंदगी है, क्या ज़बरदस्त एक कि खुद आप मिडिल पास हैं या आप नहीं पढ़ सके तो आपने खुद इस एज में पढ़ना भी शुरू किया। विद दैट वो कह रहे हैं कि जो मुझे पता है ना वो मैंने लोगों को सिखाना है। अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ में बदलना ये एक बहुत बड़ा आर्ट है, और फारूक अहमद के पास ये आर्ट मौजूद है कि जिस तरह से वो बच्चों को तालीम दे रहे हैं और इतने मुश्किल हालात के अंदर तालीम दे रहे हैं। सो जनाब, हमने फारूक अहमद की स्टोरी आपके साथ शेयर की। हमें ब्रेक लेनी है जी, हमने ब्रेक लेनी है और ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक से वापस आते हैं और फिर कुछ मजीद अपडेट्स आपके साथ शेयर करते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो, प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है और उसमें हमने बड़ी मल्टीपल किस्म की चीज़ें हमारे पास आपको बताने के लिए, लेकिन पहले बड़े दिन हुए भी हमने मौसम की बात नहीं की, तो आज हम मौसम की बात कर लेते हैं। कह रहे हैं कोयटा की सर्दी कुछ कराची के इलाकों में भी, पाकिस्तान के दीगर हिस्सों में भी आ रही है, कुछ कराची में भी मौसम ठंडा हुआ है, लेकिन इससे ड्राई काइंड ऑफ कोल्ड और बारिश नहीं है तो इसका नुकसान भी हो रहा है। और दूसरी जानब स्मोक का फिनोमिनन तो आपको पता ही है, जब बारिश नहीं होती तो स्मोक ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है और उससे फिर नुकसान भी होता है। और कुछ ये बर्फबारी के मनाजिर भी आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त सरदार सरफराज साहब है हमारे साथ, उनसे जरा पूछते हैं कि वो क्या सूरत हाल हमें मौसम को लेकर। सरदार साहब, थैंक यू वेरी मच। आफ्टर लॉन्ग टाइम बारिशें नहीं होती तो आपसे भी मुलाकात हमारी ऑन एयर नहीं होती, लेकिन आज हमने जरूरी समझा कि आपसे पूछे कब तक सर एक्सपेक्टेड है और इस वक्त क्या ताज़ा तरीन सिनेरियो क्या है मौसम को लेकर पाकिस्तान का? जी बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त तो वही जैसे आपने खुद जिक्र किया कि खुश्क और ठंडा मौसम है, कोई ऐसी बारिशों वर्षों का फिलहाल कोई अगले कह लें आप 2-1 हफ्ते तक कोई ख़ास इम्कान नहीं है। अच्छा। 20 या 21 तारीख को बिल्कुल एक्सट्रीम नॉर्थ में यानी गिलगित बल्तिस्तान के बिल्कुल शुमाली इलाके कुछ एरियाज में कोई हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, और के कुछ जो शुमाली इलाके हैं उनमें कहीं हल्की बारिश, और जो बुलंद पहाड़ हैं ऊंचे पहाड़ उन पर कोई हल्की सी बर्फबारी हो सकती है। तो अभी तो यही इसी तरह का ही मौसम रहेगा, मतलब खुश्क लेकिन ठंड सर्दी। और कराची में भी आपने जिक्र किया टेम्परेचर आज इस सीजन का यानी कम से कम रहा 11.2 रहा है। अच्छा। तो अब जी 10 से 12 की रेंज में जी कराची में भी अब ठंडी रातें शुरू हो गई हैं। दिन में तो इतनी सर्दी नहीं है अभी, लेकिन रात के टेम्परेचर नीचे आ गया है पूरे। बाकी सिंध में तो ऑलरेडी एक तरह से चल रही थी सर्दी 8 से 10। सरदार साहब, स्नोफॉल के हवाले से भी हमें बताइए, क्योंकि स्नोफॉल भी बहुत ज़रूरी होती है इस सीज़न के अंदर आने वाले वक्त में पानी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए। तो क्या जो स्नोफॉल्स हैं वो एज पर स्केड्यूल हो रही हैं, कम या ज़्यादा हैं या होंगी, इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? देखिए, एक दो स्पेल नवंबर में अच्छी बारिशें हुई हैं जो पिछला महीना था ना, लेकिन दिसंबर में कोई ऐसा खास स्पेल अभी तक नहीं आया। हल्की सी स्नोफॉल हुई थी पिछला जो स्पेल गुजरा है 4-5 दिन पहले।
तो अभी आगे भी 2-1 हफ्ते तक तो कोई नहीं इम्कान नहीं, लेकिन इस महीने के आखिर में यानी 29-30 दिसंबर और वो 3-4 दिन होंगे, उसमें उम्मीद है कि अच्छी बार शुमाली इलाकों में गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और केपी के जो पहाड़ी इलाके हैं और हो सकता है बलूचिस्तान के भी कुछ एरियाज में वहाँ अच्छी बारिश भी मुतवक्के होगी, उम्मीद है, और फिर उसके साथ स्नोफॉल भी होगी। ठीक हो गया सरदार साहब, इन द एंड जो स्मॉग है क्या ये बारिश के बाद ही खत्म होगी लाहौर में? जी बिल्कुल, बारिश के बगैर तो आप देखें कोई इसका ऐसा कोई चांस नहीं होता, या तो विंड कोई इसी तेज विंड चले जो कि सर्दियों में मन नहीं होती, विंड बिल्कुल काम रहती है, इस वजह से वो पोल्यूटेंट सारे मुअल्लक रहते हैं और स्मोक क्रिएट रहती है। सही। तो सरदार साहब हम जो है ना वो भीगा भीगा सा दिसंबर वाले गाने नहीं सुन सकते आप इस दिसंबर के अंदर, बस दिसंबर के आखिरी दिनों में उम्मीद है, देखिए शायद हो जाए। ठीक है, थैंक यू सरदार सरफराज, बहुत शुक्रिया। मौसम की सूरत हाल पे बात कर रहे थे जनाब, बारिशों का भी कोई चांस नहीं है। अब जाते जाते हमने आपको कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज बतानी है। डिस्ट्रिक्ट जेल इंतजामिया एबटाबाद की बात करें तो उन्होंने बगैर हुकूमती इमदाद और कम वसाइल के बावजूद जेल को तालीमी दरसगाह और खेल के मैदान में तब्दील कर दिया है। जेल के मनाज़िर हैं जी, ये बिल्कुल जेल है जहां पर खेल के मैदान में तो तब्दील किया है। सर्दी में गर्म पानी की फराहमी के लिए गीजर्स भी लगा दिए हैं, मुफ्त अद्वियात भी फराहम की जा रही हैं और यकीनी बनाया जा रहा है कि ये सारी चीज़ें बेहतर तौर पर लोगों को मिल सकें। सो ये मनाजिर कुछ अच्छे हैं और अगर जेल के अंदर इतनी प्रोडक्टिविटी है लोगों के लिए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। बिल्कुल, और आजी जेल खानाजात सादात अहमद खान ने इस हवाले से भी बताया है और सुपरिटेंडेंट मोहम्मद हामिद ने भी एनजीओ के ताउन से जेल को तालीम दरसगाह में उन्होंने कहा जी कि हमने तब्दील कर दिया। भाई बहुत ब्रिलियंट काम है, इसमें लैब है, लाइब्रेरी है, सर्दी में कैदियों के लिए गर्म पानी की फराहमी है। चेयरमैन तहसील हवेलियां आतिफ मुनसिफ खान से 2 गीजर्स भी अतिया उन्होंने किए हैं। ये मकामी एक मदद है, बता आपको इसलिए रहे हैं कि आप जो अपना इलाका है उसके लिए उसकी ऐसी जगहों के लिए काम कर सकते हैं। अगर आपको अल्लाह ने कुछ इस तरह के वसाइल दिए हैं तो ब्रिलियंट काम है जी। आईजी साहब आपको हमारी तरफ से खिराज तहसीन है और बाकी आईजीज के लिए और बाकी लोगों के लिए जो ऑफिसर्स हैं उनके लिए एक एग्जाम्पल है। ये पाकिस्तान की जेल है, अमेरिका की नहीं है जो हम देख रहे हैं। सो बहुत अच्छे विजुअल्स हैं ये। आगे बढ़ते हैं और कुछ हम क्या कहना चाहिए, साइबर वर्ल्ड की बात कर लेते हैं। इसमें पाकिस्तान में कौन सी वेबसाइट्स हैं जो सबसे ज्यादा विजिट की गई? कुछ तो हम आपको बता भी नहीं सकते, लेकिन हम आपको इन वेबसाइट्स बता सकते हैं सबसे ज्यादा कौन सी वेबसाइट्स हैं जो पाकिस्तान में सर्च इंजन गूगल पर सर्व की जाती हैं। सबसे ज्यादा ओबियसली गूगल है जिसको देखा जाता है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जो मकबूल वेबसाइट है वो यूट्यूब है और दीगर कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जिसको पाकिस्तानियों ने बहुत ज्यादा सर्व किया है। इसमें फिल्में, ड्रामे यूट्यूब पे लोग देखना पसंद करते हैं। तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा फेसबुक को यूज किया गया क्योंकि समाजी राब्ते की वेबसाइट है और इस तरह फिर ट्विटर है और दीगर जो वेबसाइट्स है, इंस्टाग्राम है, यानी कि सोशल राब्ते की जो वेबसाइट है सबसे ज्यादा यूज की जाती है, इस्तेमाल किया गया।